बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चों हम चैप्टर के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है। इस चैप्टर के बेशतर टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, रियल वर्सेस नॉमिनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स एंड प्रिकॉशंस। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा। तो आज हम नेक्स्ट जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि इक्विलिब्रियम कैसे हासिल किया जाए, तवाज़ुन कैसे हासिल किया जाए, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और फाइनली वो टॉपिक तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे रेलिवेंट जो हैं मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स, जो नेशनल इनकम के डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके फंक्शनल रिलेशनशिप या तफाली रिश्ते जो है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली इनकम और कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप, सेविंग के साथ इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप, और सरमायाकारी और आमदनी का तफाली रिश्ता जो है ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम होता है क्या है, कौमी आमदनी का तवाज़ुन क्या होता है। ये कौमी आमदनी का तवाज़ुन जो है इनकम का वो लेवल होता है जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते, इसको इस्तेकाम मिला हुआ होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। अगर कोई चेंजेस आए भी तो वो खुद कारकुवतें उनको खुद ब खुद सही कर देती हैं। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मीन्स दैट नेशनल इनकम इज स्टेबल एंड देयर आर नो फ्लक्चुएशंस इन इट। कौमी आमदनी के इस्तेहकाम से मुराद कौमी आमदनी की वो सतह ली जाती है जिसमें उतार चढ़ाव ना आए। फिर हम बेसिकली नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के लिए हम केन्सियन मॉडल स्टडी करेंगे। तो वैसे तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। पहले 2 सेक्टर्स जैसे कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में कौमी आमदनी के दायरवी बहाव में पढ़ चुके हैं। एक अवामिल होते हैं, एक कारोबारी इदारे होते हैं। तो इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट सेक्टर होता है और फॉरेन सेक्टर होता है। लेकिन यहाँ हम सिंपल मॉडल को सिंपलाइज करने के लिए जो है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जो है इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी या 2 शबी मईशत जो है उसमें इस मॉडल को स्टडी करेंगे। तो हमारी नेशनल इनकम जो है वो या तो इनकम जो भी होती है उसको या तो हम खर्च कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, और यही सेविंग जो है वो फिर इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। तो हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस आई यानी सरप्लस सरमायाकारी, या y इज इक्वल टू सी प्लस एस सरप्लस बचत होता है। ये वाला हिस्सा जो है कुल खर्च हमारा, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, जिसको मजमूई तलब कहते हैं। और ये वाला हिस्सा सी प्लस एस वाला हिस्सा ये मजमूई रसद कहलाता है या एग्रीगेट सप्लाई। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इनको इक्वलाइज करने से सी विल बी कैंसल्ड आउट और आई इज इक्वल टू एस। ये इक्विलिब्रियम लेवल को शो करता है, या एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, या आई इज इक्वल टू एस, यानी सरमायाकारी बराबर बचते। ये इसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाता है। अब हम देखते हैं इस मॉडल के अंदर इनकम के अलावा 3 और वेरिएबल्स हैं, सी, आई और एस, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सरमायाकारी और बचतें। तो अब ये 3 जो हैं इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम या कौमी आमदनी के मुअय्यनात कहते हैं। तो कौमी आमदनी का इक्विलिब्रियम स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स के साथ नेशनल इनकम का रिलेशन किस किस्म का है। उस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम पहले स्टडी करेंगे, फिर हम नेशनल इनकम का जो है इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला वेरिएबल जो कि कंजम्पशन या सर्फ है, इसकी तरफ चलते हैं। आमदनी और सर्फ का तफाली रिश्ता या कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप कैसा होता है। अब आपको पता है कि कंजम्पशन जो है आमदनी से ही की जाती है, और जब जब आमदनी बढ़ती है हम अपने अखराजात बढ़ा देते हैं। जिस तरह गरीब लोग अपनी आमदनी का जो है, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा अखराजात करते हैं, गरीब लोग हैं वो कम अखराजात करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा खर्च करते हैं, जिनकी इनकम कम होती है वो कम खर्च करते हैं। तो कंजम्पशन जो है वो इसका मतलब है इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी अमीर लोग गरीबों
से ज़्यादा खर्च करते हैं। इसी तरह कंजम्पशन इनकम कम होने के साथ कम हो जाती है। सर्फ और आमदनी आपस में रिलेटेड है। आमदनी बढ़ने के साथ सर्फ बढ़ जाता है और आमदनी कम होने के साथ सर्फ कम हो जाता है। तो इस किस्म के हम इसका मतलब है हमारी कंजम्पशन का इन्हिसार जो है वो इनकम पर है। इनकम जो है कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है इनकम का। ये इनको हम कहते हैं कि इनका फंक्शनल रिलेशनशिप है। और किस किस्म का फंक्शन है कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम के कम होने के साथ कंजम्पशन कम होती है। तो इस किस्म के फंक्शन को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़े और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कम होने के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी कम हो, यानी दोनों वेरिएबल्स की मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है कंजम्पशन हमारी इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है या सर्फ आमदनी का तकसीरी दफाल है। और इस फंक्शनल रिलेशनशिप को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस पी वाई। अब C कंजम्पशन सर्व और ये वाला हमारा होता है खुद इख्तियार सर्फ या ऑटोनमस कंजम्पशन। इसका इन्हिसार इनकम पे नहीं होता। ये वो अखराजात हैं जो हमें हर हाल में करने होते हैं, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, यानी खुराक, पोशाक और रहाइश वगैरह कि इंसान के पैदा होने के साथ ही अराइज हो जाती हैं, चाहे वो कुछ कमाए या ना कमाए, ये अखराजात उसे हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये ऑटोनमस कंजम्पशन या खुद इख्तियार सर्फ कहलाता है। और ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का क्या मतलब, जब इनकम जीरो भी हो ये तब भी पॉजिटिव होता है, तो हर हाल में करने होते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है कंजम्पशन का, ये वो पोर्शन है जो आमदनी के साथ बढ़ता है और आमदनी कम होने के साथ कम होता है। बी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि जीरो से ग्रेटर होती है और वन से लेसर होती है। यानी इनकम बढ़ने के साथ हमारी कंजम्पशन बढ़ती तो जरूर है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। और इनकम कम होने के साथ कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती जितनी इनकम कम होती है। इसका मतलब बी लाइज बिटवीन 0 and 1। अब एक चीज हमें नोट करने की है कि हमारी इनकम जब बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है। तो अब ये कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप है इसके कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। अगर हमारी कंजम्पशन कम होगी इनकम से, यानी सी विल बी लेसर देन वाई, तो इसका मतलब है हम कम अखराजात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा बचा रहे हैं। उस वक्त हमारी बचतें जो हैं वो मस्बत होंगी, पॉजिटिव सेविंग होंगी। इसी तरह जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, इसका मतलब हम उतना कमा तो नहीं रहे जितना खर्च कर रहे हैं, हमारा सर्फ जो है वो इनकम से आमदनी से ज़्यादा है। इसका मतलब वी आर हैविंग नेगेटिव सेविंग, यानी डिस सेव कर रहे हैं, या हम पुरानी बचतें इस्तेमाल कर रहे हैं या कर्जे लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम रकूम बचा रहे हैं, यहाँ पे हम कर्जा लेके इस्तेमाल कर रहे हैं या पुरानी बचतें यूज़ कर रहे हैं। और अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाए तो जीरो सेविंग, इट मीन्स कि हम कुछ भी नहीं बचा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये तीन चीज़ें जो है वो कोई भी शख्स फेस कर सकता है। तो इसी फंक्शन को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। हमने जैसे कहा कंजम्पशन का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप का कोई भी कर्व बनाते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका झुकाव मस्बत होता है। तो ये फंक्शन इनकम के साथ रिलेशनशिप को शो करता है। ये इनकम का तकसीरी तफाल है कंजम्पशन। और ये वाला पोर्शन जो हमने कहा ऑटोनमस कंजम्पशन है, सी नॉट, इस इक्वेशन में जो सी नॉट है ये है जो कि हमारा हर वक्त पॉजिटिव होता है। जीरो इनकम पे भी ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी अगर हम कुछ भी ना कमा रहे हो तो ये अखराजात हर हाल में बर्दाश्त करने होते हैं। तो फिर जब इनकम इधर से बढ़ती है, राइटवर्ड मूव करते हैं, तो इनकम बढ़ती है तो साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहेगा। तो इसका मतलब है इस कंजम्पशन इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है, तकसीरी तफाल है। और इसकी स्लोप जो हमारी इक्वेशन में ये जो बी है जिसको हमने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये इसकी स्लोप या झुकाव को शो करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से आती है। तो अब हमने कंजम्पशन का पढ़ लिया। कंजम्पशन के साथ रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत मिलाने सर्फ जो है, ये कंजम्पशन और इनकम की रेशियो को शो करता है कि आप आमदनी के किसी खास मेयार पे एक खास सरसा वक्त में कितना हिस्सा खर्च करते हैं।
अपनी आमदनी में से कितना हिस्सा खर्च करते हैं, वो औसत मिलान सर्फ कहलाता है। एवरेज propensity to consume is defined as the ratio of consumption expenditure to the level of income in a specific period of time, या एक खास अरसा वक्त में आमदनी के एक खास मैयार पर जिस निस्बत से सर्फी खर्च होता है, यानी आमदनी और सर्फ की बाहमी निस्बत को मिलान सर्फ कहा जाता है। फार्मूला की शक्ल में से APC इज इक्वल टू C/Y। A स्टैंड्स फॉर average, P for propensity, and C for consume. Average propensity to consume is equal to C/Y। औसत मिलाने सर्फ जो है वो सर्फ बटा आमदनी के बराबर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मुख्ततिम मिलाने सर्फ आ जाता है। मुख्ततिम का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई चेंज आ रही होती है, तो हम चेंज होते हुए वेरिएबल्स के दरमियान रेशो लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशो ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन टू चेंज इन द इनकम। मुख्ततिम मिलाने सर्फ में तब्दीली की निस्बती ताल्लुक को जाहिर करता है, यानी आमदनी में कमी बेशी से सर्फी खर्च में किस तनासब से कमी आती है। जब भी हमारी इनकम चेंज होती है, लेट हमारी हम अगर कहें इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है और हम खर्च कर रहे हैं उसमें से 800, तो ये हमारा C/Y जो होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होगा 800/1000 यानी 0.8 होगा। तो इस पहले हमारी 1000 इनकम थी, हम 800 स्पेंड कर रहे थे, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आई 800/1000 दैट इज 0.8। अब हमारी इनकम 1000 से 2000 हो जाती है, आमदनी 1000 से बढ़कर 2000 हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा वाई विल बी 1000। और हमारी कंजम्पशन इधर हम 800 कर रहे थे, तो वो बढ़कर अगर 1500 हो जाए, तो इसका मतलब है हमारी कंजम्पशन में 700 का इजाफा हुआ है, तो डेल्टा सी विल बी 700। इनकम में चेंज आया है 1000 का और कंजम्पशन में चेंज आया है 700 का, तो इसका मतलब है 700/1000 दैट विल बी 0.7। मुख्ततिम मिलाने सर्फ या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा जो है वो हमेशा चेंज के लिए यूज होता है मैथमेटिक्स में, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y, या सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। तो ये हो गए हमारे कंजम्पशन के दो रिलेशनशिप हमने किए। पहले हमने कहा कि कंजम्पशन जो है वो C0 + PY होती है, हमने इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। फिर हमने कहा इसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले जो है वेरिएबल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि अगला डिटर्मिनेंट है नेशनल इनकम का, दैट इज सेविंग। अब हम करेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, आमदनी और बचत का तफावली रिश्ता। अब बचत क्या होती है? बचत आमदनी का वो हिस्सा जो हम खर्च नहीं करते, जो खर्च करते हैं वो कंजप्शन होता है, जो हमने खर्च नहीं किया वो सेविंग या बचत कहलाता है। S इज इक्वल टू वाई माइनस ई, वाई इज आवर नेशनल इनकम एंड C इज आवर कंजम्पशन। वाई में से आप कुल आमदनी में से कुल अखराजात को माइनस कर दें, यू विल गेट द सेविंग, हमारी बचतें आ जाएंगी। और बचतें जो हैं वो हमारी आमदनी का ये भी तकसीरी तफाल होती हैं, आमदनी बढ़ने के साथ बचतें बढ़ जाती हैं और आमदनी कम होने के साथ बचतें कम हो जाती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उम्रा जो है जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा रकम बचाते हैं, इसी तरह गरीब लोग जो कि अपनी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी कर रहे होते हैं तो वो उनकी आमदनी कम होती है, कम बचाते हैं। तो इस तरह सेविंग जो है ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम होता है, जो कि इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वहाँ पे वेरिएबल जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, इंडिपेंडेंट बढ़ता है तो डिपेंडेंट भी बढ़ता है। यहाँ इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, इसका मतलब सेविंग भी इनकम का जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सेविंग को हम इस तरह से लिखेंगे, सेविंग इज फंक्शन ऑफ वाई, और इक्वेशन की फॉर्म में S इज इक्वल टू माइनस C0 + 1 माइनस BY। ये आप कंजम्पशन जो है इस इक्वेशन में, कंजम्पशन की जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी y माइनस आपका C0 + BY, ये जो हमारा कंजम्पशन का था
ये उसमें पुट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट प्लस वन माइनस पी वाई। अब सेविंग का ये हिस्सा, ये भी ऑटोनमस सेविंग, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, और ये हिस्सा जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है। अब इसको हम इंटरसेप्ट भी करते हैं। अब इसके साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जब हमारी इनकम जीरो होगी, हमारी बचतें नेगेटिव होंगी। ये नेगेटिव इंटरसेप्ट शो कर रहा है माइनस सी नॉट, ये वाला हिस्सा। ये हमारी इनकम, अगर हम कुछ नहीं कमा रहे, हमने पहले ही देखा था कि जब हम कुछ नहीं कमा रहे होते तो हमारी तब भी जीरो इनकम है, तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। चूंकि ये बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, इंसान कमाए या ना कमाए उसे ज़िंदा रहने के लिए हर हाल में करनी होती है। ये वो वाले अखराज आते हैं जो बुनियादी ज़रूरियात के होते हैं, और इनकम ज़ीरो होने की सूरत में भी ये अखराज इंसान को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये नेगेटिव सेविंग ये आ जाता है यहाँ पे। फिर थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ना शुरू होती है, तो यहाँ पे आके हमारी सेविंग और इनकम बराबर आ जाती, जहाँ पे ज़ीरो से इनकम और कंजम्पशन बराबर आ जाती। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे जीरो सेविंग। ऊपर हमने ये जो शुरू में हमने फेस किया नेगेटिव सेविंग, ये वाला शुरू में नेगेटिव सेविंग, फिर जीरो सेविंग, फिर उसके बाद इनकम बढ़ती जाएगी तो वी विल बी हैविंग पॉजिटिव सेविंग। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव सेविंग, ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पॉजिटिव सेविंग, सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस कर्व की स्लोप जो है वो 1 माइनस बी, और स्लोप को डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई से शो करते हैं, जो कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी है। तो सेविंग के बारे में एक चीज़ नोट करने की है कि इन सेविंग्स का इन्हिसार जो है दो बातों पे है। एक पावर टू सेव, बचाने की कुव्वत, विल टू सेव, बचाने की इरादा। अब बचाने की कुव्वत का इन्हिसार हम बार बार कह रहे हैं, अमीर लोग ज़्यादा रकम बचाते हैं, तो यानी जितनी जिसकी ज़्यादा आमदनी होगी उतना ज़्यादा बचाएगा, जिसकी कम आमदनी होगी उसके बचाने की कुव्वत भी उतनी कम होगी। जिन लोगों की बहुत कम आमदनी होती है उनकी बचाने की कुव्वत बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये हो जाता है पावर टू सेव, जितने अमीर लोग होंगे वो ज़्यादा बचाएंगे, गरीब लोग कम बचाएंगे। फिर है विल टू सेव, या बचाने का इरादा। अब इंसान क्यों रकूम बचाता है? मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए। किसी ने हज करना है, बच्चों की तालीम और तरबियत है, या मुस्तकबिल के कोई प्रिकॉशनरी मैयर्स के तौर पर कोई नागहानी अखराजात ऐसे आएंगे जिनकी वजह से उसे रकूम बचानी पड़ती हैं। तो ये बचाने की कुव्वत और बचाने का इरादा इस पे डिपेंड करती हैं। सेविंग कभी भी बचतों का क्रिएट होना जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर कुव्वत नहीं है वो तब भी कुछ नहीं बचाएगा, अगर उसके पास बहुत पैसा है, बचाने की कुव्वत है, लेकिन उसका बचाने का इरादा नहीं है, वो सब का सब खर्च कर देगा, कुछ भी नहीं बचाएगा। तो इस तरह हम सेविंग फंक्शन, उसकी डायग्राम, और अब इसकी जो है जिन चीज़ों पे सेविंग डिपेंड करती है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब सेविंग से रिलेटेड भी देयर आर टू कॉन्सेप्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज जहाँ भी आएगा या औसत मिलाने बचत, इसका मतलब है रेशियो ऑफ सेविंग टू पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। APS इज इक्वल टू S ओवर वाई। एक खास अरसा वक्त में आमदनी का कितना हिस्सा वो बचाता है। आमदनी और बचत और आमदनी की निस्बत को S ओवर वाई जो है उसको औसत मिलाने बचत कहा जाता है। जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर आमदनी उसकी 1000 रुपये है तो वो 800 खर्च कर रहा था। अब 1000 आमदनी में से 800 खर्च करेगा तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 1000 माइनस 800, 200 होगी। तो ये 200 ओवर वाई यानी 200 ओवर 1000 होगा, जो कि 0.2 आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सेविंग और इनकम की रेशियो को हम कहते हैं, सर्फ और आमदनी की निस्बत को कहते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का वर्ड जहां भी आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू चेंज। आप मुख्तते मिलाने बचत के करेंगे कि आमदनी तब्दील होने के साथ आपकी बचत में जितनी तब्दीली आती है उसकी रेशो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या मुख्तते मिलाने बचत कहते हैं।
Marginal propensity to save is the ratio of change in saving to change in income. मुख्तती मिलाने बचत से मुराद तब्दील शुदा आमदनी और तब्दील शुदा बाहमी बचत की बाहमी निस्बत ली जाती है। MPS इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि उसकी इनकम 1000 से बढ़कर 2000 हो जाती है, तो डेल्टा Y इज 1000। वहां पे हमने कहा कि कंजम्पशन जो है उसकी 800 से बढ़कर 1500 हो जाती है। पहले उसकी सेविंग 200 थी, अब 500 होगी, तो 500 ओवर 1000 दैट विल बी 0.5। तो ये दो हमारे हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब आते हैं तीसरे डिटर्मिनेंट की तरफ। तीसरा मुअय्यन जो है वो है इन्वेस्टमेंट। तीसरा वेरिएबल हमारा था इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है। अब पहले देखते हैं सरमायाकारी होती क्या है। सरमायाकारी क्या होती है कि आपकी कंट्री के रियल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं, कैपिटल एसेट्स में इंक्रीज आ जाए। तो इंक्रीज इन द रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, नई इमारत बना रहे हैं, नई फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ न्यू रोड्स, डैम्स एंड पावर स्टेशन। तो ये सारी कंस्ट्रक्शंस आपकी नई कुछ ना कुछ बन रहा है, आपके नए इनकम जनरेशन के सोर्सेज बन रहे हैं। तो जब भी रियल एसेट्स में इंक्रीज आ रहा होता है तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट हो रही है। सरमायाकारी से मुराद है सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा करना, यानी नए कारखाने कायम करना, नई इमारत तामीर करना, नई सड़कें, रेलवे लाइन, डैम और बिजली घर बनाना वगैरह। ये सारा का सारा हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारे रियल कैपिटल एसेट्स जो है सरमाए के हकीकी हिसाब से वो बढ़ रहे होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो है उसका इन्हिसार दो वेरिएबल्स पे होता है, आमदनी पे और शरह सूद पे। आमदनी के बढ़ने के साथ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आई इज फंक्शन ऑफ वाई, यानी वाई के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट या शरह सूद का ये तकलीली तफावत होती है। शरह सूद बढ़ने के साथ सरमायाकारी कम हो जाती है, शरह सूद कम होने के साथ सरमायाकारी बढ़ जाती है। तो इसको जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम वाई। अब ये जो आई नॉट है दिस इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसका इन्हिसार इनकम पे नहीं होता, ये खुद इख्तियार सरमायाकारी है। जबकि एम जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट है और वाई इनकम है। ये वाला पोर्शन जो है ये इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारी खुद इख्तियार सरमायाकारी और ये वाला जो है हमारी तरगीब याफ्ता सरमायाकारी या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये वाला पोर्शन। और ये उस कर्व की स्लोप होती है। लेकिन ये हमारा मॉडल सिंपल मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट से है। हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनमस या खुद इख्तियार सपोज करेंगे। हम इधर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो है जब हम इसको लेते हैं इनकम पे नहीं डिपेंड करती, तो ये आपके इनकम वाले जो एक्सिस होता है उसके पैरेलल कर्व बनता है। आई डैश जो है ये इन्वेस्टमेंट कर्व है जो कि ऑटोनमस है, खुद इख्तियार सरमायाकारी है, इसका इनकम पे असर नहीं है। ये एक फिक्स इनकम जो भी हो एक फिक्स सरमायाकारी होती रहेगी। अब हमने आज बेसिकली जो बैकग्राउंड था इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम का, उससे रेलिवेंट तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको डिस्कस किया है। पहले हमने डेफिनेशन की उसकी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की, फिर हमने उसके डिटर्मिनेंट्स के इनकम के साथ रिलेशनशिप स्टडी किए, डायग्राम्स देखी। अब ये डायग्राम्स जो हैं अगले टॉपिक जो कि हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम है उसमें भी इस्तेमाल होनी है, इसलिए आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, इनको डायग्राम्स को बना के देखेंगे, क्योंकि ये दोबारा भी यूज़ होनी है। आपको ये रिलेशनशिप सारे पता होने चाहिए। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में इनको हमें दोबारा इस्तेमाल करना है, तो आप अच्छी तरह इसको तैयार कर लेंगे। तो अब हम एंड की तरफ मूव करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।